नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम, जिसमें हम अपनी पूर्वालोकन सीरीज स्टार्ट किए थे। यह पूर्वालोकन सीरीज जो हमने स्टार्ट की थी, ये सामान्य ज्ञान की थी। इसमें आज ये तीसरा वीडियो है। दूसरे वीडियो में हमने वर्गीकी के का जितना भी नोट्स इसमें प्रदान किया गया था, घटना चक्र के द्वारा वर्गीकी की जो लेसन है, उस पे जितना भी कोर्स नोट्स प्रोवाइड किया गया था, उसको हमने पढ़ लिया था। क्योंकि यह नोट्स बहुत लंबा था, तो इसको हमने एक वीडियो में खत्म किया था। लेकिन हमने आपसे बोला था कि जो इसके प्रश्न हैं, वर्गीकी से रिलेटेड जो प्रश्न आए हुए हैं अब तक की परीक्षाओं में, जो जो कि आप पूर्वालोकन की बुक में देख लेंगे, उसका जो प्रश्न है उसे आज हम सॉल्व करेंगे। नोट्स हमने इससे पहले एक वीडियो में कर लिया था। अगर आपको हमारा ये काम पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हो तो उन्हें लाइक कर सकते हैं। आइए आज से प्रश्न प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, जीव वैज्ञानिकों ने पादप जगत और प्राणी जगत पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीव में सबसे अधिक संख्या है। सबसे अधिक संख्या किसकी है? कीटों की है। ये पहले बताया जाए, लगभग आप 15 लाख से अधिक कीटों के बारे में अब तक पता चल चुका है। अमीबा विभंजन द्वारा जन्म करता है, क्योंकि सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जन्म करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। गर्भ रुधिर वाले जंतु वे होते हैं गर्भ रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को वातावरण के तापक्रम से नीचे रखते हैं। दूसरा ऑप्शन है, वातावरण के तापमान से ऊंचा रखते हैं, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, या वातावरण के तापमान के बराबर होते हैं। इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वह सही होगा, क्योंकि जो आप देखते हैं गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं वो हमेशा एक सा तापमान, हमेशा एक सा बनाए रहते हैं। समतापी अर्थात गर्म रुधिर वाले वे जीव जंतु होते हैं जिनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान से प्रभावित न होकर सदैव एक सा रहता है। इसके अंतर्गत पक्षी और स्तनधारी आते हैं, जबकि असमतापी के अंतर्गत मत्स्य, उभयचर, सरीसृप इत्यादि जंतु आते हैं, जिनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये ध्यान रखना है, सही नहीं है, गौर से पढ़ना है। पहला ऑप्शन है, सभी इका सभी इकाई नोड्स सजीवी सजीवी प्रजक होते हैं। सभी इकाई नोड्स सजीवी प्रजक होते हैं। दूसरा है, गोल कृत्रिम में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। अस्थियां मछलियों में वातावरण आमतौर से विद्यमान होता है। उपास्थीय मछलियों के निषेचन आंतरिक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? स्टार फिश जो है वो मछली नहीं है। कुछ समुद्री जंतुओं के नाम मछली के नाम से मिलते जुलते हैं, परंतु ये मछली नहीं है। जैसे जेलीफिश, स्टारफिश, सिल्वरफिश, कैटफिश, एगफिश, रेजफिश और क्राइफिश जो है, ये सब मछली नहीं है। निम्न में से कौन एक निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मिनियन मछली है? तो वो है कैटफिश जो है वो मछली है। रजत मिनी यानी कि सिल्वर फिश एक छोटा पंखहीन कीट है। क्रेफिश एक एक बड़े खोल वाला जानवर है। जेलीफिश जो है आपके कशेरुकी जंतु नहीं है, तथा यह मछली की श्रेणी में नहीं आता है। कैश फिश वास्तविक मीनिंग है। कैटफिश क्या है? वास्तव में एक मछली है। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप में मछली है? तो वास्तविक रूप में मछली समुद्री घोड़ा जो है वो वास्तविक रूप में मछली है। सितारा फिश सितारे नुमा इको
अ, इकाइकोनोट्स काइकोनोट श्रेणी का एक जंतु है। जेलीफिश ऑरिलिया को कहते हैं, जो कि संघ सिलेब्रा का एक जंतु है। हैगफिश जो है साइको साइकोस्टोमेट समूह का जंतु है। इसमें जबड़े के अभाव होता है। यह भी वास्तविक मछली नहीं है। समुद्री घोड़ा या अश्मी हिपोक्रेस को एक कहते हैं, जो कि एक वास्तविक वास्तविक आस्थीमीन होती हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? तो समुद्री घोड़ा मछली है। इससे पहले भी हमने देखा था। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तनपायी व्हेल मछली जो है सबसे बड़ा स्तनपायी है। ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे बड़े स्तनपायी जीव हैं। इनकी लंबाई 33 मीटर से अधिक और वजन 180 मीट्रिक टन से अधिक होता है। व्हेल निम्नलिखित में से किस वर्ग में आते हैं? व्हेल मछली आपका स्तनपायी स्तनधारी में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी है? स्तनपायी आपका व्हेल मछली है। निम्न प्रजाति में से कौन सी दांत वाली व्हेल की विशालतम है? वो फिन व्हेल, ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल या हम्प व्हेल? स्पर्म व्हेल जो है आपकी दांत वाली व्हेल में विशालतम है। कौन सी? स्पर्म व्हेल है। निम्नलिखित में से कौन अंडा देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? तो आप एकिडीना जो होता है आपका, वह सीधे बच्चे देता है। वो सीधे अंडे देता है लेकिन बच्चे नहीं देता है। एकिडीना या प्लेटिनम एकमात्र अंडा देने वाले स्तनपायी जीव है। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2008 के आईएएस में पूछा है। इससे पहले ये 2021 या 22 के पीसीएस प्री में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उड़ने वाले स्तनपायी हैं। उड़ने वाले स्तनपायी में आप देखेंगे चमगादड़ जो है उड़ने वाले स्तनपायी में आता है। चमगादड़ आकाश में उड़ने वाले स्तनधारी प्राणी हैं, जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं। क्या होता है? ये पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं। इसको हम ब्लू कलर से सेट कर देते हैं। ये पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं। ये पूर्ण रूप से निशाचर प्राणी होते हैं। यह एकमात्र ऐसे स्तनधारी हैं जो उड़ सकते हैं। इसके अग्रबाहु पंख में परिवर्तन हो गया है, जो देखने में झिल्ली के समान लगता है। त्वचा की यह झिल्ली गर्दन से लेकर हाथ की उंगलियों तक शरीर के पश्च भाग से होते हुए पूंछ तक चली जाती है। एक पंख का निर्माण करती है। निम्नलिखित निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? तो पक्षी वर्ग में नहीं आता है आपका चमगादड़ नहीं आता है, क्योंकि ये स्तनपायी वर्ग में आता है। निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह। इसमें से कौन सा स्तनधारी है? तो आपका समुद्री गाय और समुद्री सिंह स्तनधारी, जबकि समुद्री घोड़ा आपका जो मछली में आएगा, कशेरुकी मछली में आएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। समुद्री गाय और समुद्री घोड़ा देखेंगे। समुद्री गाय सी काऊ एक विशाल शाकाहारी समुद्री स्तनधारी है, जबकि वहीं समुद्री घोड़ा भी एक विशाल कशेरुकी मछली है। समुद्री सिंह भी एक स्तनधारी है। सी लायन भी एक समुद्र के स्तनधारी है। डॉल्फिन वर्गीकृत की जाती है। डॉल्फिन स्तनधारियों में वर्गीकृत की जाती है। डॉल्फिन किसमें वर्गीकृत की जाती है? डॉल्फिन आप देखेंगे स्तनधारी में वर्गीकृत की जाती है। डॉल्फिन एक जलीय जंतु है, जिसे स्तनधारी वर्ग अर्थात मैमेलियन के गण सीपेशिया में रखा गया है। यह एक अत्यंत ही बुद्धिमान जंतु है। एक ऐसी जंतु है, अत्यंत ही बुद्धिमान जंतु है, जिसका शरीर धारा रेखांकित होता है तथा इनके मादा इनके मादा में चूचू उपस्थित होते हैं। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? चील आप देखेंगे स्तनपायी
सील या फोका एक स्तनधारी जंतु होते हैं जो गण कार्निवोरस के अंतर्गत आते हैं। एक जली यह एक जली चुस्त एवं शक्तिशाली स्तनधारी जंतु हैं जो मांसाहारी होते हैं। शरीर शिकार करने के लिए इनमें नुकीले कैनाइन दांत पाए जाते हैं तथा तैरने के लिए इसमें चंपू या फिलप्स उपस्थित होती है। तो सील कैसे हैं? ये स्तनधारी हैं और साथ ही यह बहुत ही शक्तिशाली स्तन जंतु में ये मांसाहारी भी होते हैं। याद रखना है सील जो है एक आपके मांसाहारी भी होते हैं, ये भी कर देते हैं ड्रॉ इसमें, मांसाहारी भी होते हैं। नृशंस प्राणी कौन सा है? आर्टर जो है वो नृशंस प्राणी है। कुतबिलाव कुतबिलाव या आटक एक नृशंस प्राणी है जो कि एक स्तनधारी जंतु है। व्हेल का शरीर धारा रेखित होता है तथा इसकी त्वचा के नीचे वसा का मोटा स्तर ब्लाबर शरीर के तापरोधी का कार्य करता है। निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। जहाक, सैलमूषक, वृषसाल्क। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावनाओं को कम करने के लिए स्वयं को लपेट कर अपने सुभेद अंग की रक्षा करते हैं? तो वे करते हैं जहाज और वज्रसाल यानी कि पेंगुइन और हेज हेजहांग जो है ये दोनों जो है अपने आप को बचाने के लिए मिट्टी में सर या सर नीचे कर लेते हैं। जहाज वहां पर इसको स्वादिष्ट करते हैं। जहाज या जौन छोटे स्तनधारी कशेरुकी होते हैं। जब ये डरते हैं तो जब ये डरते हैं तो दुश्मन से अपनी रक्षा हेतु स्वयं को एक गेंद की भांति मोड़ लेते हैं जिससे इनकी त्वचा पर बने बने शौक कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तथा ये अपनी रक्षा कर सकते हैं। पेंगुइन भी अपनी सुरक्षा अपने शरीर पे बने तल के माध्यम से करती है। एम्फीबिया बताता है जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबिया कहते हैं। एम्फीबिया अर्थात उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनका शरीर जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार के जीवों के लिए उपयोगी होते हैं। ये जंतु असमतापी होते हैं। इनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। जैसे मेंढक और ऊंट जो है ये। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में कौन सा गुण मनुष्य के अन्य सभी वानरों गुणों से पृथक करता है? वह करता है इसके जानने की इच्छा जो है ये प्रकट करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? आप देखेंगे लंगूर जो है वो कपी वर्ग में नहीं आता है। कपी प्राणी जगत में होमो होमोनोइडेया महापरिवार की सदस्य जानवर जाति को कहा जाता है। ये कहा जाता है इनकी दो मुख्य विशेषताएं होती हैं। हीनकॉक यह छोटे लघुत्तम आकार के कपी होते हैं जैसे गिब्बन। महाकपी यह बड़े आकार के मानवनुमा कपी होते हैं जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, मनुष्य और उर्वर उटांग महाकपी में आते हैं। हीन कपी में गिब्बन आते हैं। लंगूर कपी वर्ग में नहीं बल्कि वानर वर्ग में आते हैं। लंगूर किसमें आते हैं? ये आपके वानर वर्ग में आते हैं। मानव सदृश लघुत्तम कपि है मतलब मानव के सबसे लघुत्तम कपि कौन है? तो गिब्बन जो है वो लघुत्तम कपि में आता है। इसमें आता है वो लघुत्तम कपि में आता है।
में आता है, वो लघुत्तम कुल में आता है। नीलगाय निम्नलिखित कुल में आती है। नीलगाय आपकी हिरण कुल में आती है। नीलगाय भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति है। मृग उन जंतुओं को कहा जाता है जिसमें स्थानीय सींग होती हैं, अर्थात हिरणों के श्रृंगों के समान नीलगाय के सींग हर साल गिरकर नए सिरे से उगते हैं। निम्नलिखित में से किस जंतुओं में खुर नहीं पाए जाते हैं? तो जो गीदड़ होते हैं उनमें खुर नहीं पाए जाते हैं। गीदड़ को छोड़कर शेष खुर वाले पशु हैं। गीदड़ कुत्ते के परिवार की एक प्रजाति है। सामान्यतः गीदड़ का वैज्ञानिक नाम कैनिस आइरियस है। गीदड़ के पैर नाखून युक्त गद्देदार होते हैं। ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस एक मृदुकवची है। ऑक्टोपस एक मृदुकवची जंतु है जिसे डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। यह एक सेफेलोपोड मोलस्का है जिनकी जिनमें 8 जिनमें 8 मुख्य भुजाएं पाई जाती हैं, जिनके सिर में मुख तथा 2 बड़े नेत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा इनकी भुजा पर 2 पंक्तियों में चूसक पाए जाते हैं। सबसे बड़ा कशुरगी कौन है? तो सबसे बड़ा कशुरगी स्कीवी है। ओलोसन ओलोसन स्कीवी सबसे बड़ा अकशेरुकी है। इसकी अधिकतम 12 से 14 मीटर लंबी हो सकती है। क्या पूछ रहा है? अकशेरुकी पूछ रहा है तो वो क्या है? स्कीवी है। निम्नलिखित में से कौन सा निस्यंदक भोजी यानी कि फिल्डर है? वह है आपका सीप। और क्या है आपका? सीप। निस्यंदक भोजी ऐसे जीव हैं जो जल में निलंबित पोषक पदार्थ को अपने शरीर की विशेष फिल्टरिंग संरचना से जल से जल सहित प्रवाहित करते हुए प्राप्त करते हैं। उल्लेखनीय है कि सीप निस्यंदक भोजी जीव का प्रमुख उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग से नहीं है? वह है केकड़ा। अन्य तीनों वर्ग से नहीं है। केकड़े का वर्ग मेलिकोस्ट्रा है। बिथुरी का वर्ग एरिनेटा है। बिच्छू का वर्ग एरो एरोक्लिंडा है। मछली का वर्ग एरोक्लिंडाल है। कड़कनाथ एक किस्म है। कड़कनाथ एक किस्म है। वह मुर्गे की एक किस्म है। ये याद रखिएगा कड़कनाथ। इसको अभी जीआई टैग भी दिया गया है। कड़कनाथ मुर्गे की एक किस्म है। मध्य प्रदेश के झाबुआ मूल के कड़कनाथ मुर्गे को स्थानीय भाषा में काली मीसी कहा जाता है। इसकी त्वचा का रंग और से लेकर लकार मांस तक का रंग एक घन काला होता है। व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है। वह है कुकुर कुकुर कुत्तों की है। व्हाइट लेग हॉर्न्स जो है कुत्तों की एक किस्म है। टिक और माइक वास्तव में होते हैं मकड़ी वंश के होते हैं। टिक और माइक कैसे होते हैं? वो मकड़ी वंश के होते हैं। टिक तथा माइक वास्तव में मकड़ी वंशी होते हैं जो कि एरोनी गण के अंतर्गत आते हैं। इनके उपांग संधि युक्त होते हैं तथा इनके शरीर द्विपार्श्विक एवं त्रिस्तरीय होता है। अधिकांश टिक कशेरुकी जीवों के वृहद परजीवी होते हैं जबकि माइट परजीवी स्वतंत्र जीव होते हैं। जुगनू होता है एक कीट होता है। जुगनू कैसा होता है? एक कीट होता है। जुगनू या खरदोत कीट एक परिवार है। इनके पंख होते हैं। ये ये जीव अपने दीप उत्पन्न करके अपने संगी को आकृष्ट करते हैं। ये दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए इनका उपयोग होता है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि
कि जुगनू की चमक ल्यूसीफेरस नामक एंजाइम से होती है। यह पूछने योग्य महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जुगनू की चमक किसके कारण होती है, किस एंजाइम के कारण होती है? उस एंजाइम का नाम है ल्यूसीफेरस एंजाइम के कारण होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तो इसमें से आप देखेंगे मकड़ी जो कीट नहीं है, जबकि खटमल, घरेलू मक्खी और मच्छर जो है कीट हैं। मकड़ी वर्ग एरिकीडा तथा क्रॉस एरियन का एक जंतु है, जो कि उदर के पश्च भाग में स्थित ग्रंथियों के स्राव से जाल बनाती हैं। सभी मकड़ियाँ परभक्षी होती हैं। अन्य विकल्प में जंतु कीट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इनमें तीन जोड़ी अर्थात 6 पादप पाए जाते हैं, जो कि सभी कीटों का विशिष्ट गुण है। मकड़ी कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है, क्योंकि इसमें 8 पादप पाए जाते हैं, 8 पैर पाए जाते हैं, इसलिए वो कीट वर्ग में नहीं आती है। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? कीट नहीं है, मकड़ी जो है कीट नहीं है। मकड़ी वर्ग मकड़ी कीट के विभिन्न होती है। मकड़ी कीट से विभिन्न होती है, क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 8 टांगे पाई जाती हैं, वहीं कीटों में 6 टांगे पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तो आप देखेंगे मकड़ी जो है वो कीट नहीं है। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? तो तिलचट्टे का जो रक्त होता है वो सफेद होता है। ऑक्सीजन हेतु हीमोग्लोबिन का प्रयोग न करने के कारण तिलचट्टे का खून का रंग लाल नहीं बल्कि रंगीन होता है। कॉकरोच के रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन नहीं किया जाता और इसका रंग भी लाल नहीं होता, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता। कॉकरोच के शरीर के प्रत्येक खंड में उपस्थित ट्यूब की एक प्रणाली के माध्यम से कोशिकाओं का सीधे ऑक्सीजन पहुंचती है। इनका रक्त रंगहीन या सफेद कलर का होता है। जब चींटियां काटती हैं तो वे अंतःक्षेपित करती हैं, इसलिए क्योंकि वो फॉर्मिक अम्ल को छोड़ती हैं। चींटी यानी कि आंट्स के काटे जाने पर शरीर में फॉर्मिक अम्ल का अंतःक्षेपण होता है, जिसके परिणामस्वरूप शरीर में दर्द तथा चुनचुनाहट का अभाव होता है। फॉर्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है। ऐसा यौगिक है, ये कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक कंपाउंड्स है, जो कि जो कि कार्बोक्सिल श्रेणी का प्रथम सदस्य है, जिसका दैनिक उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में रबड़ के व्यवसाय तथा फलों के रसों को सुरक्षित करने में किया जाता है। इसका फॉर्मिक अम्ल का जो अगर छिड़काव करेंगे तो आप जो कीट पतंग होंगे उनसे बच सकेंगे। मकड़ी द्वारा उत्पादित रेशे कहलाता है टसर रेशे, गोसामर रेशे, मूंगा रेशे या अहिंसा रेशे। तो कहलाता है वो आपका गोसामर रेशे कहलाता है। मकड़ी द्वारा उत्पादित जो रेशे होते हैं गोसामर रेशे होते हैं। रेशम प्रोटीन निर्मित फाइबर है। रेशम कैसा है? याद रखिएगा रेशम एक प्रोटीन है। ये याद रखने की क्वेश्चन आ चुका है। रेशम क्या है? प्रोटीन है। मधुमक्खी, तितली, मकड़ी इसका उत्पादन करते हैं। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम गोसामर रेशम कहलाता है। रेशम के अन्य प्रकार हैं मालबारी रेशम, टसर रेशम, इरी रेशम, मूंग रेशम। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाते हैं। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम गोसामर रेशम कहलाते हैं। कैसे रेशम कहलाते हैं? गोसामर रेशम कहलाते हैं। रेड कलर ही ज्यादा सही लग रहा है।
हम ब्लैक ही देख लेते हैं यूज़ करके, रेड ज़्यादा सही लग रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फीताकर्मी उभयलिंग है, गोलकर्मी के अलग-अलग लिंग होते हैं, पाइलेरिया सूत्रकृमि से होता है, गिनी कर्मी एनिडिया होता है। तो विकल्प नंबर 1, 2, 3 सही है। प्रश्न के कथन अनुसार 1, 2, 3 सही है, जबकि चौथा सही नहीं है, क्योंकि गिनी क्रम एक सूत्रकृमि होते हैं, जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम डे डेकान डेकानु डेकानकूलस मेडिनेसिस है। यह मनुष्य तथा कुछ दूसरे दूसरे स्तनियों पर परजीवी होते हैं, जिनके संक्रमण से शरीर में दमा, उल्टी, खुजलाहट, ईसो नहीं ईओसी इओसिनोफिलिया इत्यादि के लक्षण प्रकट होते हैं। ये सब शरीर में एक परजीवी के विषैले पदार्थ के प्रभाव के कारण उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? आप देखेंगे मच्छर, चमगादड़, उल्लू जो होते हैं वो रात्रिचर होते हैं। 45वां प्रश्न है, मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल नर रक्त चूसते हैं, ये गलत है। नर जो होते हैं वो पुष्पों या पादपों से रस चूसते हैं। केवल मादा रक्त चूसती हैं, ये सही है। मादा पौधों का रस चूसती हैं, ये गलत है। मादा की अपेक्षा नर के डंक बड़े होते हैं, ये विवादित है थोड़ा। नर की अपेक्षा मादा के जो वो डोंग होते हैं बड़े होते हैं, ये सही मुझे लग रहा है। ऑप्शन नंबर 2 और 5 सही है, ये वाला और ये वाला सही है। केवल मादा मच्छर ही गर्म रुधिर वाले कोशिका कशेरुकी पक्षियों एवं स्तनधारियों का रस चूसती हैं और बाह्य परजीवियों के रूप में रहती हैं। नर मच्छर रुधिर नहीं चूसते, ये अपना पोषण फल फूलों के रस से करते हैं। कभी कभी मादाएं भी फूलों का रस चूसती हैं। मादा मच्छर सामान्यतः नर मच्छर से बड़े होते हैं। जो मादा मच्छर होती हैं वो नर मच्छरों से बड़ी होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राणी अपने आंत्र के जल का संग्रह कर लेती है? वह ऊँट कर लेता है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, क्योंकि इसका शरीर पूर्णतः मरुस्थलीय के प्रति अनुकूल होता है। इनके पैर गद्देदार होते हैं, श्वसन के लय अति धीमी होती है तथा ये एक बार में अत्यधिक जल को पीकर जल का संग्राहक अपनी आंखों में कर लेते हैं, जिनसे कई दिन तक उन्हें जल की आवश्यकता नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? वह रह सकता है कंगारू चूहा, सबसे ज्यादा अवधि अवधि तक रह सकता है। कंगारू चूहा बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है, जिसके कारण प्रायः ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। तो कंगारू चूहा होता है वह ठोस मूत्र को उत्सर्जित करता है। उसमें यह अनुकूलता उसके उत्सर्जन तंत्र की विशेष संरचना या कार्यप्रणाली के कारण होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र सर्जित करता है? वह है कंगारू चूहा जो है ठोस मूत्र सर्जित करता है। सर्पों की विष ग्रंथियां किसकी समान होती हैं? वह होती हैं कशेरुकी प्राणी की लार ग्रंथि के समान होती हैं। सर्पों की विष ग्रंथियां कशेरुकी प्राणी के लार ग्रंथियों के समान होती है। सांप का विष वास्तव में
उसकी लार का एक परिष्कृत रूप होता है। सांप के जहरीले विषदंत होते हैं, जो रूपांतरित रूप है। वह रूपांतरित रूप वो है जंबिका दंत के हैं। चट्टानों पर उगने वाले पादप कहलाते हैं, शैल वृद्धि कहलाते हैं। चट्टानों पर उगने वाले पादप को शैलोवृद्धि कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? घटपर्णी जो है आपका एक जो है वो कीटाहारी पादप है। घटपर्णी पौधा शिकार पकड़ने में अपनी बनावट के कारण मांस भक्षी के रूप में जाना जाता है। घटपर्णी पौधे में फंसने वाले कीट उसमें एकत्रित विषदंतियों को मार देते हैं। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट के रूपांतरण होता है? तो वो होता है पत्ता उसका रूपांतरित हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रूप सुमेलित नहीं है? ये ध्यान रखना क्या है? नहीं है। तो घटपर्णी परजीवी नहीं होता है, ये सुमेलित नहीं है, मतलब ये ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो घटपर्णी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। नेपेंथिस नेपेंथिस खासियाना यानी घटपर्णी नामक दुर्गम एवं आपाती पौधा पाया जाता है। वो मेघालय में पाया जाता है। सॉरी। पौधे के कौन से भाग में हल्दी प्राप्त होती है? तो पौधे के तना भाग से हल्दी पैदा होती है। पौधे के तने के भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा प्रकंद है, जो कि एक अंतःभौमिक रूपांतरित तने का एक प्रकार है। हल्दी का पौधा एक प्रकंदी बहुवार्षिक बहुवार्षिक शाकी पौधा है, जिसका वास्तविक नाम इसका वास्तविक नाम कुरकुम लौंग है। तथा यह तथा यह कुल जिम्बीरेसिस के अंतर्गत आता है। इसकी उत्पत्ति स्थल उष्णकटिबंधीय दक्षिणी एशिया है, जिसका उपयोग औषधि, मसाले तथा रंग कारक इत्यादि के रूप में किया जाता है। हल्दी का कौन हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा होता है? वह होता है उसका जो प्रकंद होता है, वह खाने लायक होता है। फूलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है, वह आपका जो होता है ड्रूप होता है। लीची एक उष्णकटिबंधीय फल है। यह टोप बेरी परिवार का सदस्य है। यह एक प्रकार का ड्रूप है। ड्रूप ऐसे फल को कहते हैं जिनके बाहरी छिलके और गूदे के अंदर एक सख्त गुठली होती है। निम्न उद्भूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? वह है शकरकंद, एक रूपांतरित जड़ है। शकरकंद कावालुविलेसी कुल का एक वर्षीय पौधा है। यह एक अनुकूल परिस्थितियों में बहुवर्षीय सहव्यवहार करता है। यह एक सपुष्पक पौधा है। इसकी रूपांतरित जड़ों की उत्पत्ति तने के पर्व संधि से होती है, जो जमीन के अंदर प्रवेश कर फूल जाती हैं। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्राहक अंग तना नहीं है? वह है शकरकंद का संग्राहक अंग तना नहीं है। गन्ना, आलू एवं शकरकंद तने का रूपांतरण है, अर्थात इसका संग्राहक अंग तना है, जबकि शकरकंद का संग्राहक अंग जड़ यानी कुंभी रूप है। यह यह मूलांग फूल से विकसित होता है। निम्न में से कौन सा तना है? तो आप शकरकंद तना है। अदरक तना है, जड़ नहीं है, क्योंकि इसमें नोड और इनकी नोड पाए जाते हैं, गांठें पाई जाती हैं।
प्रकंद जो है आपका वह है अदरक। स्तंभ कंद आप देखेंगे, जो स्तंभ कंद है वह आपका है आलू। शल्क कंद में आप देखेंगे वह है लहसुन। और घन कंद में आप देखेंगे जिमी कंद सूरन है। सूरन कैसा है? घन कंद है। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? वह आलू है। आलू है एक आलू एक जो है कंद है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार संचर है? वह है आपका वह लवक मूल है। माइकोराइज्म एक सहजीवी संबंध है कवक और पौधे के मध्य का। माइकोराइजियम क्या है? कवक और पौधे के मध्य का भाग है। फलीदार पदार्थ पादपों फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठ में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीव हैं। वह जीव है सहजीवी है। मटर पौधा है। मटर पौधा एक शाक पौधा है। लौंग है एक लौंग बंद कलियां हैं। निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्पकली होती है? वह होती है आपकी लौंग एक पुष्पकली होती है। लौंग है लौंग है सूखे फूल हैं। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? तो वह शुष्क पुष्पकली से प्राप्त होता है। लौंग निम्नलिखित में से किसका रूपांतरण है? तो वह रूपांतरक जो है फूल कली का है। और रूपांतरक क्या है? फूल कली का रूपांतरण है। और एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? वह प्राप्त होता है उसके फूल की कली से लौंग प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं? याद रखना है कौन सुमेलित नहीं है। केसर जो है वो बीज नहीं है, ये ध्यान रखना है। वो उसका पुष्पांग से मिलता है। केसर होता है सूखा मिश्रण इसकी जो फूलों के बीज से बनाने बीज वाले भाग का जो सूखा मिश्रण होता है। नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भागों के युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यह ध्यान रखना है, नहीं है पूछ रहा है। तो आलू जो है मूल नहीं है। आलू को खाने वाला आलू को खाने वाला भाग कंद होता है, रूपांतरित तना होता है, ना कि मूल अतः विकल्प सी सुमेलित नहीं है। निम्न में से आलू का खाने कौन सा भाग खाने योग्य है? तो उसका तना जो है आलू का खाने योग्य भाग है जो कि रूपांतरित हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक फल है? तो भिंडी एक फल है, ध्यान रखिएगा। भिंडी एक पौधा एक पुष्पी पौधा है। इसका वास्तविक नाम एबेला मोस्काल और एस्कुलेटस है। इसका फल कैप्सूल प्रकार का होता है जिसमें बीजों की संख्या अधिक होती है। इस फल का संपूर्ण भाग खाया जाता है। अन्य विकल्प आलू खाए जाने वाला भाग तना तथा मूली और शकरकंद का भाग जड़ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो सेब जो है वो सच्चा फल नहीं है। इसको देख लेते हैं। जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो तो ऐसे फल को असत्य फल कहते हैं। सेब, काजू, नाशपाती आदि जो है वो असत्य फल है। मतलब कि अंडाशय के साथ साथ उसमें कुछ और भी भाग मिल जाए तो वह असत्य फल में आ जाता है। पादप कली है वो एक भ्रूणी टहनी है। कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो कैरकॉस से प्राप्त होता है। लहसुन की अभिलक्षणी गंध का कारण क्या है? वह है सल्फर यौगिक है। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है वो निष्कासित करता है सल्फेनिक अम्ल। प्याज सल्फेनिक अम्ल निष्कासित करता है
तो सल्फर यौगिक जो होता है वो लहसुन में पाया जाता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? उसका पुष्प है। मिर्ची की तीक्ष्णता का कारण है लाइकोपीन की उपस्थिति नहीं, कैप्सिकम से उपस्थिति सा होगा। ये होगा आपका कैप्सिकिनिन की उपस्थिति से है। लाल मिर्ची तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है कैप्सिकिन जो उसमें उपस्थित होता है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? वह जब कोशित होता है, पुपा जो होता है उसमें करता है। रेशम कीट जिन पर पनपते हैं वे हैं शहतूत की पत्तियों पर रेशम के कीट पनपते हैं। निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? तो मोती जो है वो कीटों से प्राप्त नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन औषधि औषधि फल है? तो वो घृतकुमारी जो एलोवेरा होता है वो आपका औषधि फल है। हुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है प्राप्त होती है, वह होती आवृत्ति बीज पादप से प्राप्त होती है। मलेरिया रोग को प्रभावित औषधि क्विनैन का निष्कासित किया जाता है और सिनकोना की छाल जो होता है उससे निष्कासित किया जाता है। क्विनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग किया जाता है सिनकोना पादप के किस भाग से होता है? तो वह होता है छाल से। क्विनैन क्विनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? वह पाई जाती है छाल के रूप में। मलेरिया निदान हेतु आ आर्थिक नाम की औषधि प्राप्त होती है, वो होती है बीजी पादप से। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधियों में मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिसमें कृत्रिम औषधि ने इसका एक प्राकृतिक उत्पादन को प्रतिस्थापित किया है। उसका नाम वह क्या है? उसका नाम क्लोरोक्विन है। याद होगा कोविड टाइम में इस नाम की काफ़ी चर्चा हो रही थी। क्लोरोक्विन के नाम की काफ़ी चर्चा हो रही थी। कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा निम्नलिखित में से किस पौधे की छाल से प्राप्त होती है? वह होता है सिनकोना के पौधे की छाल से प्राप्त होती है। देखिए, हुनैन एक एल्कोहाइड सिनकोना पौधे की छाल से तैयार होता है जो मलेरिया की दवा के उपचार के उपयोगी होता है, लेकिन क्लोरोक्विन नामक कृत्रिम औषधि ने इसका प्राकृतिक उत्पाद में प्रतिस्थापित किया है क्योंकि इसका भी उपयोग अब मलेरिया उपचार के लिए किया जाता है। निम्न में निम्न में से किस समूह के जीव को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्वपूर्ण है? तो वह है डायटम। रूप से डायटम याद कर लीजिएगा। एक कोशिकीय डायटम जीव समूह का प्रयोग लाइसिन 35 परीक्षण में डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने से किया जाता है। लहसुन का फल है। लहसुन जो है एक सोरो सोरोसिस है। शहतूत क्या है? शहतूत फल है, सोरोसिस का फल है। शहतूत क्या है? एक सोरोसिस का फल है। निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? वह कपास नहीं है। लेन हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, वो मूल ग्रंथि में पाए जाते हैं। लेग हीमोग्लोबिन लेग्यूमिनेसिस या फेबिसिस कुल के पौधे जैसे अल्फाफा, सोयाबीन आदि के मूल ग्रंथि में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है? वो ट्रिटिकेन है जो प्रकृति में पाया नहीं जाता है और यह काफी नुकसानदेह होता है। ट्रिटिकेन मानव निर्मित अनाज या धान है जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। वैज्ञानिकों ने इस संकर पौधे का प्रयोगशाला में गेहूं ट्रिटिकान तथा राई यानी सिकेल को परस्पर संकर करके तैयार किया है। इस संकरण में
गेहूँ के मादा तथा राई के नर भाग यानी कि परागण का उपयोग किया जाता है। इसका अनाज मूलतः स्वीडन और स्कॉटलैंड द्वारा उत्पादित किया जाता है। इसको मुख्यतः पशुओं के चारे के लिए उगाया जाता है। इससे रोटी अच्छी नहीं बनती है। निम्नलिखित में से कौन-सा अनाज मानव निर्मित है? तो ट्रिटिकेन जो अनाज जो है मानव निर्मित है। कैनोला मानव उपभोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्म को निर्देशित करती है। यह किस्म की मुख्य विशेषता क्या है? इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इनके तेल में इरू इरूसिक इरूसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा पाई जाती है। सूक्ष्म जीव यानी बैक्टीरिया को देखा जाता है। कंपाउंड अ, कम कंपाउंड खुदरबीन दूरबीन द्वारा। देखते हैं इसमें टोटल कितने प्रश्न हैं। ज़्यादा होंगे तो उसको हम 2 भागों में बाँट देंगे इन सारे प्रश्नों को। तो ज़्यादा नहीं है, 50 प्रश्न और बचे हुए हैं। उनको हम 10 मिनट या 20 मिनट में आराम से देख लेंगे। आप धैर्य बना के देखते रहिए, बाकी इनको हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए 109 है, 40 क्वेश्चन है। स्पंजिश टिश्यू एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम के जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है, वह है अल्फांसो आम। कथन और कारण वाले प्रश्न है। कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं क्योंकि इन जीवाणुओं में हरे पदार्थ जो हरित लवक कहलाते हैं पाए जाते हैं। तो ये गलत है, ए वाला सही है लेकिन बी वाला जो ऑप्शन है कारण जो है वह गलत है। सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त में से कोई भी कथन सत्य नहीं है क्योंकि जीवाणु सबसे सरल, अति सूक्ष्म और एक कोशिकीय अखाद्य जीव हैं जो मोनेरा जगत में रखे जाते हैं। जीवाणु हमारे लिए लाभदायक, हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं तथा इनका अध्ययन जीवाणु विज्ञान में किया जाता है। मरुस्थलीय पौधे के जड़ तंत्र काफी लंबे होते हैं क्योंकि मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। तो ये ऑप्शन क्योंकि पानी के लिए नीचे जाते हैं ना कि मृदा उच्च तापमान के कारण, तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा। मरुस्थलीय पौधे की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। ये देखिए इसका ऊपर वाले ऑप्शन में जब देखेंगे ये वाले से यहाँ मैच करना चाहिए इसको ये वाला, अब जाके आंसर ऊपर पहले वाला सही होता। हाँ, दूसरा देखते हैं 114वां प्रश्न देखते हैं। मरुस्थल में फ्रिएटोफाइट मिलते हैं यानी ऐसे पादप जिनमें जिसकी लंबाई मूसलाधार जो होती है 20 फीट लंबी होती है। शुष्क जलवायु के भली-भांति अनुकूलित पेड़-पौधे को कहते हैं, उन्हें मृदुभेदी कहते हैं। मृदु भूमि के पादप अधिकतर होते हैं मांसल में। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हेप्रोलाइट कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेली रुदन जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। हाँ, गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है जो कि गलत है। नमकीन पानी में उगने वाले पौधे हैलोफाइट कहलाते हैं नहीं, ऊपर देखें तो हैलोफाइट कहलाते हैं, ये भी गलत है। और फिर है चुस्त प्रस्ताव तोड़ने वाले हार्मोन्स हैं वो है साइटोकाइनिन है जो कि सही है। एपीफाइटिड्स वो पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं यांत्रिकी अवलंबन के लिए। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधे की आवश्यकता होती है वह उसके अवशोषण निम्न के माध्यम से करता है, वह जड़ों के बालों से करता है। हाइड्रोफाइट कहलाते हैं, वो एक जलीय पौधे कहलाते हैं। पौधे द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है, क्या देती है? जल का प्रकाश अपघटन के द्वारा देती हैं। निम्नलिखित में से कौन से जीव अपरदही
हैं। उसमें से हैं आपका केचुआ है और मि मिली मिलीपीड है और वुडलाइस है। निम्नलिखित में से किसका सही सुमेल नहीं है? तो सही सुमेल नहीं त्रिशभर्षी गौण उपभोक्ता का नहीं है। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं हरित पौधे आते हैं। जीवों के निम्नलिखित प्रकार पर विचार कीजिए। तो साइनोबैक्टीरिया और डायडम जो है ये आपके जीवी महासागरीय आहार श्रृंखला के प्राथमिक उपभोक्ता हैं, उत्पादक हैं। आर्कियोबैक्टीरिया के एक समूह के उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, वो मीथेन को लाया जाता है। मीथेन को लाया जाता है। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो वो करते हैं वाताग तंत्र के द्वारा कीट स्वतंत्र मतलब कि श्वसन करते हैं। जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रहती है क्योंकि तलों के निकट के नीचे पानी नहीं जमता है, इसलिए जल के बाहर निकाल ली जाने वाली मत्स्य मर जाती है क्योंकि वे श्वसन नहीं ले पाती है। मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है, गलफड़ों के द्वारा होता है। सेब के फल में लाली का कारण होता है, एंथ्रोसाइज होता है। टमाटर में लाल रंग का कारण होता है, वो होता है लाइकोपीन होता है। पपीते में पीले रंग का कारण होता है, वो होता है कैरिका जिंथ्रा के द्वारा होता है पपीते का पीला रंग। हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की नई और भिन्न प्रजाति की खोज की है जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और उसके फल का गोद नारंगी रंग का है। यह फल यह फल के किस भाग यह भारत के किस भाग में खोजी गई है? तो वो है अंडमान निकोबार। याद होगा इसी प्रश्न को लेकर हमारे जो स्टैंड अप कॉमेडी है, बस्सी नाम है उनका, शायद उन्होंने उस पे एक जोक सुनाया था, यही वाला था कि वो पूछ रहे थे केले का पेड़ कहाँ पाया गया? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे पाया गया। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने अंडमान निकोबार द्वीप पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के केले की एक नई प्रजाति खोजी है जिसे मूसा इंड अंडमानोलिसिस का नाम से जाना जाता है। इस नई प्रजाति की ऊंचाई लगभग 11 मीटर है, जबकि सामान्य केले की प्रजाति की लगभग 4 से 5 मीटर ऊंचाई होती है। गुच्छे को पकड़ने से पहले यह केला हरे रंग का होता है, लेकिन पकड़ने के बाद इसके छिलके पीले और गूद का रंग नारंगी हो जाता है। रंग नारंगी हो जाता है। नारंगी हो जाता है। निम्नलिखित में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही स्पीशीज से संबंधित है? वो है चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी। खमीर एक उदाहरण है कवक का। यीस्ट और मशरूम है एक उदाहरण इसके फफूंद के। मशरूम क्या है? मशरूम एक कवक है। रेशेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम क्या है? वो एक कवक है। कपास का प्रमुख घटक है सेलुलोज है। निम्नलिखित समूह में से किस में ऐसी प्रजाति होती है जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती है? तो वो है नाइडेरिया, कवक और आदि जंतु। निम्नलिखित में प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव का या किन जीवों का मृदुवाहिनी सतह पर जीवित पाया जाने की सर्वाधिक संभावनाएं है? वह है आपका लाइकेन और मार्स की।
ये याद रखना है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2021 के प्रीलिम्स में पूछा गया है यूपीएससी के, तो ये आगे परीक्षाओं में आ सकता है। लाइकेन हैलोफाइट समूह का सदस्य है, जो कवक और शैवाल दोनों के से मिलकर बनते हैं। इसमें कवक एवं शैवाल का संबंध परस्पर सहजीवी जैसा होता है। कवक जल, खनिज, लवण एवं विटामिन शैवालों का देते हैं तथा शैवाल प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को देती है तथा लाइकेन के विकास हेतु मिट्टी की आवश्यक तत्व नहीं है। मार्श एक मार्श एक बिना पुष्प वाला पौधा है जिसमें तने एवं पत्ते होते हैं तथा ये बीजाणु उत्पन्न करते हैं ये बीजाणु, परंतु इसमें कोई स्पष्ट मूल जड़ नहीं होती है। छाया एवं नमी मिलने पर ये कहीं भी उग सकते हैं। शैवालों और कवकों के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं म्यूट्यू म्यूटू किसे कहते हैं म्यूट्यूअल्जियम। इसे याद रखिएगा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है। 44वां क्वेश्चन जो है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं म्यूटोयूआलिज्म। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी उपस्थित अनुक्रमों को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी हैं? वह है शैवाल और कवक के सहजीवी हैं। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बनता है कवक और शैवाल से बनता है। नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है? वो पोस्ता से प्राप्त होता है। हेरोइन प्राप्त किससे होता है? वो पोस्ता यानी अफीम से प्राप्त होता है। मार्फिन किससे प्राप्त होता है? वो भी जो हो आपका पोस्ता के फल से प्राप्त होता है। अफीम प्राप्त होता है बिना पके हुए फल के लैक्टोज से। क्या प्राप्त होता है? अफीम प्राप्त होता है। अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? वह अधपके फल से प्राप्त होता है। अफीम का मुख्य अवयव क्या है? उसका मार्फिन है। अफीम का वास्तविक नाम क्या है? अफीम का वास्तविक नाम पैपोवर पैपोवर सेमनीफेरस है। क्या नाम है? पैपोवर सोमनीफेरस है। इस प्रकार से हमने अपना तीसरा वीडियो में कंप्लीट किया है पूरे क्वेश्चन आंसर जो अब तक के वर्ग से आए हुए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, जो कि हमारे पूर्वावलोकन में दिया है। अब हम अपने चौथे वीडियो में कोशिका के बारे में देखेंगे। अगर आपको हमारा यह काम पसंद आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।